सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में पहला पॉइंट लिखो, इट इज अ यू टाइप, इट इज अ यू टाइप ट्यूब, इट इज अ यू टाइप ट्यूब filled with concentrated solution of inert electrolyte like KCl, KNO3, कॉमा करके लिखते जाओ, KCl, KNO3, K2SO4, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ETC लिखो। अगला पॉइंट लिखो, लिखो आयनिक मोबिलिटी। दूसरा पॉइंट लिखो आयनिक मोबिलिटी, लिखो आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी के ब्रैकेट में लिखो वेलोसिटी। यहां आयनिक मोबिलिटी का मीनिंग हमारा कहां से है, उसकी वेलोसिटी से। लिखो आयनिक मोबिलिटी ब्रैकेट में वेलोसिटी, ब्रैकेट बंद, ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट should be same or almost same ठीक है। अब ये किसकी आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहा है, देखो ऐसे समझना, यहां आ जाओ। अच्छा, जहां लिखा है सॉल्ट ब्रिज में हमने सॉल्ट ब्रिज वाले ट्यूब में हमने क्या क्या लिखवाया, पढ़ो बेटा। KCl भरा होगा, KNO3 भरा होगा, अमोनियम नाइट्रेट भरा होगा। आगे लिखो विद, उसी के लिखो विद अगर सॉल्यूशन के साथ इनको मिक्स करके उसी ट्यूब में भर दिया जाता है, विद अगर। क्लियर है? ये जिलेटिनस सब्सटेंस होता है अगर इसी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, है ना, और भरने के बाद उसको इसी ट्यूब में अंदर भर दिया जाता है। तो ट्यूब दोनों साइड से ब्लॉक होती है ना, क्योंकि अगर भरा है। अच्छा, अगर ना भरा हो तो इधर का सॉल्यूशन उधर पहुंच जाए, उधर का सॉल्यूशन इधर आ जाए, तो बवाले हो जाएगा। तो देखो सॉल्ट ब्रिज के पहला काम सर्किट को कंप्लीट करना, दूसरा काम आयनिक के मोबिलिटी को मेंटेन रखना। क्लियर है? तीसरा काम इधर के सॉल्यूशन को उधर ना जाने देना और उधर के सॉल्यूशन को इधर ना आने देना, ये काम है। तो हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला जो आप जानते हो वो पहले लिख लो। नंबर 1 लिखो, इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये पहला काम है, इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। नंबर 2, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द electrical neutrality in both half cell। अच्छा, ये क्या है जैसे समझो, यहां आ जाओ। जैसे इसके अंदर मान लो क्या भरा है, जैसे मान लो K2SO4 भरा है ना, किसके अंदर, अगर के साथ इस ट्यूब में। अच्छा, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, K+ में, और SO4 माइनस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, 2 पोटेशियम आयन होंगे और 1 सल्फेट आयन, है ना। तो देखो क्या होगा, ये जब यहां पे टूटा ये वाला इलेक्ट्रोलाइट जो कहां भरा है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर, तो जानते हो जितना K+ यहां भेजेगा उसी के सेम रेशियो में SO4 यहां भेजेगा।
तो इसी के कारण यहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है ना? क्या मेंटेन रहेगी? अच्छा, ये K2SO4 कहां का सब्सटेंस है? ये वो है जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा है। जैसे मान लो यहां आयन कम हो रहे हैं, यहां आयन ज्यादा है, तो यहां आयन ये भेद देगा, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। तीसरी बार लिखो, इट प्रिवेंट, तीसरी बार लिखो, इट प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन, द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन इन बोथ हाफ सेल, यानी दोनों हाफ सेलों के डिफ्यूजन को ये बचाता है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट, बचाना। इट प्रिवेंट, देखो अगली बात, इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना? फुल स्टॉप। और नीचे छोटी सी हेडिंग डालो, जंक्शन पोटेंशियल। ये जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस which arises between, which arises between two solution, which arises between two solution of opposite charge, of opposite charge when they are in contact to, in contact with each other, in contact with each other। ठीक है? तो अब एक बार इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज पढ़ लो बेटा। बहुत करीब हो कि दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। लिखो, अब जो ये है हेडिंग, यही एक्स्ट्रा उनको पढ़ाई है जो तुम पढ़ो। लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। लिखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल or half cell, representation of galvanic cell or half cell, half cell। ठीक है? अच्छा, तुम लोग एक काम करो, अब सेल तो तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर होगा, तुम एक इसके नीचे फिर नया सेल बना लो, धीरे से बना लो बेटा, बना लो। इस हेडिंग के नीचे तुरंत एक सेल बना दो, अपने आप ड्रॉ कर दो, कर लो। ZnSO4 और यहां क्या है? CuSO4। बना लो बेटा इसको। और ये तुम्हारा कौन सा है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये तुम्हारा क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। अच्छा, यहां क्या हुआ था? Zn 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कहां पहुंच गया था? Zn++ में। यहां क्या हुआ था? कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर में पहुंच गया था। यही तो हुआ था। अच्छा, अब सुनो, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? अब जरा ध्यान से देखो, देखो होता क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, ये सॉलिड है ना, ये एक्वस है ना,
ये एक्वस है ना, ये सॉलिड है ना, क्लियर है। अच्छा देखो क्या हुआ, जिंक सॉलिड है ना, यही है, किसमें कन्वर्ट हो रहा, जिंक प्लस प्लस एक्वस में। तो हमेशा एरो वाली लाइन ऑब्लिक लाइन बन जाती है रिप्रेजेंटेशन में। एरो क्या है, ऑब्लिक हो गया। अच्छा यहां क्या लिखेंगे, Zn प्लस प्लस, और ये क्या है, एक्वस। हमेशा एक्वस वाले की कंसंट्रेशन लिखी जाती है, तो हमेशा आपको क्या लिखना है, 1 मोलर। क्या लिखना है, 1 मोलर। अच्छा बताओ, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। इस सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। अब देखो क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज। क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को हमेशा दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दो पैरेलल लाइन। अब ये आ गया सॉल्ट ब्रिज। अब इधर क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। अच्छा यहां क्या हो रहा, Cu प्लस प्लस एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन क्या लेंगे, 1 मोलर, कन्वर्ट हो रहा, मतलब ये किसमें, Cu सॉलिड में। ये हुआ सेल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हुआ, सेल रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में। अच्छा, अच्छा इतना क्या है, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। इतना क्या है, फुल सेल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये पैरेलल लाइन क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ये ऑब्लिक लाइन क्या है, एरो, ये वाला एरो। ये ऑब्लिक लाइन क्या है, ये वाला एरो। क्लियर है। ठीक है। अब हम आपको सेल देंगे, आप रिप्रेजेंटेशन सिखाओ। एक और हम सिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, हमने ये कहा H2 कन्वर्ट हो रहा 2H प्लस में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा जरा इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। पहले तो ये चेक करना कि ये कंप्लीट सेल तो है नहीं, ये क्या है, हाफ सेल है। क्लियर। अच्छा बताओ, इसका ऑक्सीडेशन कितना है, इसका ऑक्सीडेशन 0 है। 0 से कहां जा रहे हो, प्लस में। 0 से प्लस जा रहे हो तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखा है। क्लियर है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ ये क्या है, गैस है ना बेटा। अच्छा ये क्या है, एक्वस है। हमने कहा था आयन हो तो एक्वस, है ना। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, जब किसी गैस को लिखना होता तो सबसे पहले कैटालिस्ट लिखते हैं, है ना, पीटी। उसके बाद यहां क्या लिखोगे, H2। ये क्या है, गैस। गैस के आगे इसकी कंसंट्रेशन हम ऐसे लेते हैं 1 एटीएम। कितना लिखेंगे, 1 एटीएम। लिखने का तरीका देख लो, क्लियर है। अच्छा गैस लिखने के पहले क्या लिखेंगे, कैटालिस्ट। बोलो बेटा, गैस लिखने से पहले क्या लिखेंगे, कैटालिस्ट। गैस की कंसंट्रेशन कितनी लेंगे, 1 एटीएम लेंगे। अच्छा ये प्रेशर है 1 एटीएम, ठीक है। फिर इस लाइन को एरो बना देंगे, फिर क्या लिखेंगे बताओ बेटा, क्या लिखेंगे, H प्लस, क्या है, एक्वस, क्या लिखेंगे, 1m। ये है बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन। यही सब वहां किताबों में लिखा रहता है, समझ नहीं आता क्या हुआ। ठीक है। हमने कहा इसको उल्टो, हमने कहा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके ये H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, ये कौन सा है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। कैसे, प्लस से कहां जा रहे हो, 0 पे। अब इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे बताओ बेटा। H प्लस कैसा है, एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन 1m। फिर ये ऑब्लिक लाइन, फिर यहां क्या है, Pt, क्यों, H2 गैस, और ये क्या है, 1 ATM। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है ना। ऐसे लिख के ऐसे कॉमा लगा दिया करो कि कैटलिस्ट हमने Pt डाल दिया है गैस के साथ। क्लियर है। अब यहीं पे एक बात लिखो, 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 रिएक्शन क्वेसेंट। यहीं पे लिखो रिएक्शन क्वेसेंट।
रिएक्शन ऐसे लिखना, स्पेलिंग देख लो, रिएक्शन कोएफिशिएंट। और रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम क्या लिखते हैं, क्यू। या आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ने को मिलेगा, है ना, कौन से चैप्टर में? हाँ, हाँ? ये लिख लो बेटा, हो गया। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा देखो, केसी का फार्मूला क्या होता है, ये कौन सा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, है ना। केसी का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो बात समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल के ऊपर यदि ये स्क्वायर ब्रैकेट लग गया ऑर्गेनिक में, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। और फिजिकल केमिस्ट्री में ये स्क्वायर ब्रैकेट जिसके ऊपर लग गया, इसका मतलब ये उसकी कंसंट्रेशन लिखी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग ही होता है कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही अच्छा ऑर्गेनिक में लगा हो तो अनस्टेबिलिटी, और यहीं पे फिजिकल में लगा हो तो ये इसी साइन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। भाषा समझ में आ गई? अच्छा, वैसे ही क्यू होता है, क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कहा गया जब दोनों के फार्मूले सेम है तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों के फार्मूले जब सेम है तो अंतर क्या है दोनों में, है ना। तो लिखो रिएक्शन कोएफिशिएंट के सामने लिखो, लिखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखो द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट at any time, at any time before equilibrium, at any time before equilibrium, the ratio of concentration of product and reactant at any time, at any time before equilibrium। देखो इक्विलिब्रियम के पहले यदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लेते हो तो वो क्यू है, और यही क्यू इक्विलिब्रियम पे हो जाता है केसी। तो ऐसा समझ रहे हो ना, अरे आज का यदि कोई लड़का ही कल को शादी हो जाएगी तो शादीशुदा होगा ना, तो क्या इंसान थोड़े ना बदल गया, परिस्थिति बदल गई, है ना। बिफोर शादी क्यू, आफ्टर शादी क्यू बिकम केसी। समझ में आ रहा? तो क्या बदला, परिस्थिति बदली। वो भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट था, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है। तो यहां पे लिख लेना एट इक्विलिब्रियम क्यू बिकम केसी, यहां लिख लेना क्यू बिकम केसी। तुम शब्द लिखना क्यू बिकम केसी। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब हम कहेंगे, अब हम चाहेंगे कि आप, है ना, इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन लास्ट वाली रिएक्शन का आप क्यू निकालो, इस वाली रिएक्शन का। चलो अच्छा, अब अलग से रिएक्शन लिखवा रहे हैं, उनका निकालो। लिखो बेटा, हमने कहा तुम एक हेडिंग डालो, कैलकुलेट एन फैक्टर, हेडिंग डालो कैलकुलेट एन फैक्टर एंड क्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड क्यू, एंड क्यू, ठीक है। जैसे हमने कहा Zn 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Zn+2 में पहुंच जा रहा है, हमने कहा इसका क्यू निकालो और इसका एन फैक्टर बताओ क्या होगा, है ना। तो सारे बच्चे पहले लिखो, नीचे लिखो, लिखो एन फैक्टर। सबसे पहले लिखो एन फैक्टर, एन फैक्टर होता क्या पहले तो सीख लो, है ना। लिखो एन फैक्टर, लिखो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन,
total change in oxidation state, total change in oxidation state for complete balance reaction, for complete balance reaction or अथवा LCM of N1 and N2, LCM of N1 and N2, LCM of N1 and N2, ठीक है। तो चलो अब उसके नीचे ये पहली इक्वेशन लिखो, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, बताओ इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर क्या होगा 2। कैसे बताओ, ऑक्सीडेशन में चेंज कितने का आया 2 का, है ना। बताओ ये 0 पे था, ये +2 पे है, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पढ़ाया था, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ाया था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बताओ 0 + 2 में बड़ा कौन, 2 - 0, आंसर क्या आया 2। हमने कहा था 2 जब लिख लेना चेंज तो पलट के देख लेना इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है 1, तो बताओ चेंज कितने का आया 2 का, तो बताओ यहां का एन फैक्टर क्या होगा 2। अभी तो ये हाफ रिएक्शन है, अभी जब कंप्लीट रिएक्शन होगी तो ये N1 हो जाएगा और दूसरा वाला टुकड़ा N2 हो जाएगा। फिर जब N1 N2 निकला है तो उनका क्या ले लेंगे LCM। क्लियर है। अच्छा बताओ Q कैसे निकालेंगे, पहली बात तो कैलकुलेट कर ली, दूसरी Q क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता ना। अच्छा प्रोडक्ट के नाम पे क्या है Zn+2, है ना, और Zn+2 की कितनी संख्या है 1, तो पावर यहां हो गई 1। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा ये क्या है Zn, तो यहां लिख देना Zn, लिख दिया। Zn कैसा है सॉलिड, और सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा कितना होता है 1, तो यहां Q इक्वल टू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2। ये कहीं लिख लो, सॉलिड का एक्टिव मास ऑलवेज होता है 1। हम एक्टिव मास बोले कंसंट्रेशन बोले दोनों बातें सेम हैं, दोनों बातें क्या हैं सेम। अगला एक सवाल हम लिखने जा रहे हैं, वहां में Q भी बताओ और Kc भी, Q भी बताओ और एन फैक्टर भी बताओ। लिखो लिखो Cu कॉपर, Cu फिर प्लस का निशान लगाओ, Cu प्लस नहीं है मतलब प्लस आगे है, पावर पे Cu नहीं है। लिखो Cu + 2Ag+, ऐसे लिखना Cu + 2Ag+, ये कन्वर्ट हो जाता है Cu++ में और +2Ag। ये आपका एक हमने क्वेश्चन दिया है ना। लिखो फाइंड इट्स एन फैक्टर एंड फार्मूला ऑफ Q, एंड फार्मूला ऑफ Q, है ना। बताओ, अच्छा बताओ पहले क्या निकाला जाए, पहले Q निकाला जाए कि एन फैक्टर, बताओ पहले एन फैक्टर निकाल लो, ले एन फैक्टर निकाल लो। अच्छा एन फैक्टर क्या होगा, अच्छा देखो क्या हो रहा, रिएक्शन को जरा देखो, गुलाबी पेन से देखो, देखो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, है ना। अच्छा यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, है ना। तो बताओ चेंज कितने का आया, चेंज कितने का आया 2 का, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये 0 से कहां जा रहा है, +1 से कहां जा रहा है 0, +1 से कहां जा रहा है 0, पक्का। अच्छा तो बताओ चेंज कितने का आया, बताओ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 1, अच्छा लोअर कितना है 0, आंसर कितना आ गया 1। अच्छा पलट के देखा, पलट के देखा तो कितने हैं, लेकिन ये 2 नहीं लिया जाता है, 2 हमेशा इधर लिखा होता तो लिया जाता।
समझ में आ गया? ये स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिया जाता। जैसे कोई लिखा हो 2k और k लिखा हो k2, तो ये 2 लिया जाता है, ये नहीं। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? तो बताओ n फैक्टर कितना हुआ? अच्छा बताओ n1 कितना हो गया? ये हो गया n1 और ये क्या हो गया? n2। तो n1 और n2 का क्या ले लो? एलसीएम। n1 है 2, n2 1, तो एलसीएम भी क्या हो गया? 2। हेलो? हाँ बताएं। अरे यार अभी हम क्लास में हैं। हाँ तो हाँ अभी आप ये कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा बताओ इसका क्यों निकाल डालो। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा बताओ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है? अच्छा प्रोडक्ट के नाम पे कौन है? देखो इसका ये प्रोडक्ट, इसका ये प्रोडक्ट, तो ये बोथ आर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के नाम पे रख लो कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ Cu++ और कंसंट्रेशन ऑफ Ag। Ag की पावर 2। ठीक। अच्छा Ag कैसा है? सॉलिड। सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? 1। क्लियर है? और नीचे देखो प्रोडक्ट आ जाओ, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नाम पे कौन है? Cu। Cu कैसा है? सॉलिड। सॉलिड का एक्टिव मास 1। वो आगे क्या है? Ag+, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो फाइनली Q क्या बना? Cu++ अपान Ag+ की पावर 2। ये आंसर है। लिख लो कहीं, लिखो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। लिख लो कहीं ये बात। हम एक्टिव मास बोलें, कंसंट्रेशन बोलें, बोथ आर सेम। बोथ आर सेम। एक सवाल और कर लो जिसमें गैस भी इन्वॉल्व हो। अब हम आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपसे एन फैक्टर और क्यू निकलवाएंगे, है ना? लिखो Mg/Mg++, ऐसे लिखो। आगे बढ़े, लिखो Mg/Mg++ 1m, सॉल्ट ब्रिज H+1m, और ये हो जाएगा P2 PT H2 और 1 ATM। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। हमने इस बार सेल रिप्रेजेंट करके ही दिखा दिया आपको। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने कहा नीचे लिखो, लिखो फाइंड फार्मूला ऑफ Q एंड एन फैक्टर। फार्मूला ऑफ Q एंड एन फैक्टर। तो देखो हुआ क्या। अच्छा एक बात बताओ, यहां से तुम्हें समझ में आ रहा? अच्छा यहां पे अब तुम सवाल से अलग हटके लगाना इसको। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है कि नहीं? अच्छा ये बताओ क्या है? ये रिडक्शन हाफ सेल है, हाँ या ना? अच्छा ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होगा? Mg 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान करके कहां पहुंच रही होगी? Mg++ में। यही तो हो रहा है, हाँ या ना? अरे बेटा ऑक्सीडेशन करवा दिया। यहां क्या हो रहा होगा? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके किस में पहुंच जा रहा होगा? H2 में। यही तो हो रहा होगा, है ना? अब हम क्या करें? अब यदि हमको n निकालना है तो यहां n1 निकाल लो। बताओ 0 से कहां जा रहे हैं? +2 में। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2, और माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ गया? 2। पलट के देखा तो इसकी संख्या कितनी है? 1। तो यहां चेंज कितना आया? 1। तो ये क्या हो गया? n1। यहां आ जाओ, यहां +1 से कहां जा रहे हैं? 0। तो ये हो रहा है रिडक्शन। अच्छा हायर कितना है? 1, और माइनस लोअर कितना है? 0, है ना? तो चेंज कितने का आया? 1 का आया। 1 का चेंज। इससे नहीं मल्टीप्लाई करते हैं,
यदि ये H2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2H से नहीं करते हैं, 2 से। H2 होता तो इस 2 से कर देते। ये मान लो पलट के रिएक्शन लिखी होती तो हम कर देते। तो ये आपका क्या हो गया, N2। अब दोनों का एलसीएम ले लो, है ना, N1 और N2 का क्या ले लो, एलसीएम। N1 कितना है बेटा, 2, N2 कितना है, 1। तो 2 से आप कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1 1। तो बताओ आपका एन फैक्टर कितना आया, एन फैक्टर आपका कितना आया, 2। अब हमें क्या निकालना है, क्यू। क्यू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में ये प्रोडक्ट, इन दोनों में ये प्रोडक्ट, तो दोनों प्रोडक्ट को कहां रख लिख दें, ऊपर। तो देखो प्रोडक्ट के नाम पे कौन है, Mg प्लस प्लस। अच्छा बताओ क्या इसकी पावर कुछ है यहां, नहीं है। बताओ यहां पे कुछ है क्या, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अच्छा उसके बाद यहां पे प्रोडक्ट के नाम पे कौन है, H2। और अब यहां ध्यान से देखो, हमेशा जब भी गैस की कंसंट्रेशन लिखनी होती है तो उसे हम पार्शियल प्रेशर टर्म में लिखते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, PH2 इंटू PS2 अपान, अब रिएक्टेंट के नाम पे अपने पास कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg, क्यों बेटा, अपान कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अच्छा H प्लस की पावर कितनी है, 2, है ना। और सॉलिड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1। तो Q का फार्मूला बचा क्या, Mg प्लस प्लस और इंटू PH2 और अपान कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर, ये है Q। तो नया क्या सीखे कि गैस की कंसंट्रेशन को उसके पार्शियल प्रेशर टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, कौन बेटा, पार्शियल प्रेशर 1 हम कैसे मान लेंगे, कौन सा, हाँ तो वो 1 ATM पार्शियल प्रेशर थोड़े ना है, मतलब उतने प्रेशर पे हम, ये उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समझ में आ रहा, नहीं आया, लिखो बच्चा। इसको कभी कभी कहा, अब यही सोच के तुम इसको 1 कर जाते, ये सवाल में आपको गिवन होगा, रिप्रेजेंटेशन में 1 ATM लिखते हैं, इसका क्या पार्शियल प्रेशर है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये तरीका किसका है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन में कभी हम इसको 2 ATM नहीं लिख सकते और इसको कभी हम 2 मोलर नहीं लिख सकते। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और ये कैलकुलेशन का तरीका है। अब सवाल में दे देगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 फलाना, उससे आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, तो बस है, समय हो गया। अच्छा एक सवाल हम दे दे, घर से लगा के लाना, है ना। लिखो लिखो Al प्लस 3, लिखो Al प्लस 3, ऐसे लिखो Al प्लस 3 1 ATM, सॉल्ट ब्रिज Ni प्लस 2 Ni प्लस 2 1 मोलर 2 Ni, है ना बेटा। ये आपका क्वेश्चन हुआ, लिखो, है ना। लिखो फाइंड एन फैक्टर एंड फार्मूला ऑफ Q, एंड फार्मूला ऑफ Q। और एक बात बता दें, देखो लगा लो, मन करो तो यही सवाल, इसको कितना आएगा एन फैक्टर, हाँ एन फैक्टर यहां 6 होगा, है ना। अच्छा चलो ये करवा देते हैं। अच्छा देखो ये क्या हो रहा, Al ने 3 इलेक्ट्रॉन का नुकसान करके कहां पहुंच गया, Al प्लस 3 में। अच्छा बताओ 0 से कहां जा रहे हैं, 0 से प्लस 3, तो चेंज कितने का आया, 3 का, यही हो गया N1। और Al यहां कितना है, 1। अच्छा यहां देखो क्या हो रहा, Ni प्लस 2 कहां पहुंच जा रहा है, Ni में, है ना। और ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा ना। अच्छा बताओ प्लस 2 से कहां पहुंच रहे हैं, 0 पे, तो चेंज कितने का आया, 2 का,
ये क्या हो गया N2, है ना। तो अब हम जो n फैक्टर निकालेंगे क्या होगा, n फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ऑफ n1 एंड n2, है ना। तो n1 और n2 का एलसीएम ले लो। n1 के नाम पे क्या है 3, n2 के नाम पे क्या है 2, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा। अच्छा पहले 2 से चलो 3 1, फिर 3 से चलो 1 1, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। अच्छा एलसीएम निकालने जानते हो ना, पता लगे वो सिखाना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना, एन फैक्टर कितना हुआ इस रिएक्शन का 6। अच्छा बताओ क्यू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा बताओ इन दोनों में ये प्रोडक्ट, इन दोनों में ये प्रोडक्ट। अच्छा अब सॉलिड वाले क्या लिखें, बार बार हटा दें। तो प्रोडक्ट के नाम पे कौन है Al+3, क्यों बेटा, और रिएक्टेंट के नाम पे कौन है, इसको हटाओ ये वाला लिख लो Ni+2। लो ये हो गया फार्मूला ऑफ Q। पता कुछ कठिन था, कुछ नहीं।